आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अदम्य साहस और एक ऐसी महागाथा से भरा है जिसने इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ये एक ऐसे नायक की कहानी है जिसकी असीम वीरता के साथ साथ उसकी एक आदर्शवादी भूल ने एक पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर दिया। हम बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। हमारी ये पूरी चर्चा बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगी ताकि इस जटिल और रोमांचक कहानी को एकदम साफ तरीके से समझा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि तराइन के युद्ध का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा अजय योद्धा जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे, वो अपनी पूरी सल्तनत महज एक ही दिन में कैसे हार सकता है? इसका जवाब किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि राजपूतों की युद्ध नीति और धोखे के उस जाल में छिपा है, जिसे हम इस विश्लेषण में एक एक करके डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, योद्धा सम्राट का उदय। पृथ्वीराज चौहान का शुरुआती जीवन किसी आम राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था। इनके सफर को देखें तो पता चलता है कि उन्हें कितनी छोटी उम्र में परिपक्व होना पड़ा। 1166 में जन्म और महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। सोचिए, उस उम्र में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, तब सगे संबंधी और सामंत सत्ता हथियाने के लिए बगावत कर रहे थे। शुरुआत में तो माता रानी कर्पूरी देवी के संरक्षण में राज्य को संभाला गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने सत्ता की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली, बिल्कुल एक स्वतंत्र शासक की तरह। और सच कहूं तो ये युवा शासक कोई साधारण बच्चा था भी नहीं। जरा उनकी काबिलियत तो देखिए। शब्दभेदी बाण, तीरंदाजी की ये वो एलीट कला है जिसमें योद्धा आंखों पर पट्टी बांधकर केवल आवाज सुन के बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। पृथ्वीराज इस कला में पूरी तरह माहिर थे। यही नहीं, उन्हें इतिहास, गणित, चिकित्सा विज्ञान और कई भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। और अगर उनकी शारीरिक ताकत की बात करें तो जवानी के दिनों में एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार शेर ने उन पर हमला कर दिया था। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने निहत्ते ही उस शेर का जबड़ा फाड़कर उसे वहीं ढेर कर दिया था। कमाल की बात है ना। अब आते हैं अध्याय 2 पर, चौहान साम्राज्य का विस्तार। अपनी गद्दी सुरक्षित करने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति को पूरी तरह से आक्रामक विस्तार की ओर मोड़ दिया। इन कदमों से साफ समझ आता है कि ये एक्शन कितने एग्रेसिव थे। सबसे पहले अपने विद्रोही चचेरे भाई नागार्जुन को हराया और एक कड़ा मैसेज देने के लिए बागियों के सिर अजमेर के किले की दीवारों पर लटका दिए। उसके बाद 1182 में भदानकों को कुचलकर दिल्ली का रास्ता साफ किया और उसे अपनी दूसरी राजधानी बना ली, जहां किला राय पिथौरा का निर्माण हुआ। महोबा का युद्ध तो और भी भीषण था, जहां उन्होंने चंदेल राजा परमर्दीदेल को हराया और आल्हा उदल जैसे लेजेंडरी योद्धाओं का सीधा सामना किया। इन ताबड़तोड़ जीतों ने चौहान साम्राज्य को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ, प्रेम, प्रतिद्वंद्विता और गौरी। होता क्या है कि जब कोई शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उसके दुश्मन भी उसी लेवल के पैदा होने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान भी अब 2 तरफ से तूफानों में घिरने लगे थे। एक तरफ तो भारत के भीतर की गहरी राजनैतिक दुश्मनी थी। अब भारत के इतिहास में शायद ही कोई प्रेम कथा इतनी मशहूर हो जितनी पृथ्वीराज और संयोगिता की है। महाकाव्य पृथ्वीराज रासो कहता है कि पृथ्वीराज ने अपने कट्टर दुश्मन जयचंद के आयोजित किए गए स्वयंवर से संयोगिता को भगाकर विवाह किया था। हालांकि अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो कई मॉडर्न इतिहासकार इस स्वयंवर की ऐतिहासिक सच्चाई पर थोड़ी बहस करते हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं कि कन्नौज के जयचंद और अजमेर के पृथ्वीराज के बीच बहुत ही गहरी और कड़वी राजनैतिक दुश्मनी थी, और इसी दुश्मनी ने कभी भी एक संयुक्त मोर्चा नहीं बनने दिया। अब दूसरी तरफ सीमाओं के पार एक खूंखार विदेशी खतरा भी मंडरा रहा था, मोहम्मद गौरी। और वो कोई मामूली लुटेरा नहीं था, वो भारत में एक पक्का स्थायी साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। 1178 में जब गुजरात की रानी नाइकी देवी ने उसे बहुत बुरी तरह हराया तो उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उसने उत्तर भारत यानी सिंध, पेशावर और लाहौर के रास्ते घुसपैठ शुरू कर दी और चाले चलते चलते 1191 तक उसने चौहानों के तब्र हिंद यानी भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। मतलब अब गौरी बिल्कुल पृथ्वीराज के दरवाजे पर आके खड़ा था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अध्याय 4 की, तराइन के युद्ध। भटिंडा पर कब्जा एक डायरेक्ट चुनौती थी और इसी ने 1191 के उस महायुद्ध का स्टेज सेट किया।
अगर हम इन दोनों सेनाओं की फिलॉसफी को आमने सामने रखकर देखें तो युद्ध का रिजल्ट काफी हद तक समझ आ जाता है। एक तरफ राजपूत सेना जो आमने सामने की लड़ाई में यकीन रखती थी, उनके पास विशाल युद्ध हाथी थे, भारी पैदल सेना थी और वो युद्ध के कड़े उसूलों का सम्मान करते थे। दूसरी तरफ गौरी की सेना, जिनकी ताकत थी स्पीड, तेज घुड़सवार तीरंदाज, हिट एंड रन यानी हमला करो और भागो की रणनीति, और उनका एक ही मकसद था, चाहे जैसे भी हो बस छल कपट से जीत हासिल करना। 1191 में तराइन के मैदान में जब ये दोनों सेनाएं टकराईं तो हुआ क्या? राजपूतों के सीधे और एकदम आक्रामक हमले ने गौरी के उस हिट एंड रन रणनीति को बुरी तरह कुचल कर रख दिया। हाथियों ने दुश्मन की लाइनें तोड़ दी और इसी बीच राजपूत कमांडर गोविंद राय ने भाले से मोहम्मद गौरी पर ऐसा जबरदस्त वार किया कि वो अधमरा होकर गिर पड़ा। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। एक सैनिक ने किसी तरह गौरी को वहां से खींचकर बचाया और घुरिद सेना जान बचाकर भागने लगी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ठीक इसी मोड़ पर पृथ्वीराज चौहान ने एक फैसला लिया। उन्होंने भागती हुई दुश्मन सेना का पीछा नहीं करने का निर्णय लिया। तो यहां समझने वाला सबसे क्रूशल पॉइंट यह है जिसे आज के इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम कहते हैं। लोक कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 या 17 बार युद्ध में हराया और हर बार अपनी राजपूत युद्ध नैतिकता के चलते उसे निहत्था या भागता हुआ देखकर माफ कर दिया। ये क्षमादान, ये दया वैसे तो उनका एक बहुत महान गुण था, लेकिन एक ऐसे क्रूर और महत्वाकांक्षी दुश्मन के सामने यही महानता उनकी सबसे बड़ी और सच कहें तो एक जानलेवा भूल बन गई। गौरी वापस लौट गया और इस बार उसने अपनी हार का बदला लेने की कसम खा ली थी। ठीक 1 साल बाद 1192 में गौरी वापस लौटा, लेकिन इस बार वो अपनी पुरानी गलतियों के साथ नहीं, बल्कि इस 4 स्टेप वाली धोखेबाज रणनीति के साथ आया था। सबसे पहले उसने युद्ध विराम यानी शांति का एक झूठा मैसेज भेजकर राजपूतों को थोड़े रिलैक्स कर दिया। उनकी सतर्कता कम हो गई। फिर उसने अपनी सेना को बहुत छोटी और तेज टुकड़ियों में बांट दिया। रात भर उसने अपने तीरंदाजों का इस्तेमाल करके राजपूत सेना को परेशान किया और थकाया। सैनिक सो नहीं पाए। और फिर सुबह सुबह जब राजपूत सैनिक असंगठित थे और अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, गौरी ने अचानक एक डिसाइसिव सरप्राइज अटैक कर दिया। थकावट और इस छल कपट के सामने सम्मान से लड़ने वाले राजपूत आखिरकार टिक नहीं पाए और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। अब आते हैं अध्याय 5 पर, पतन और अमर किंवदंतियां। तराइन के इस दूसरे युद्ध के बाद जो हुआ, उसको लेकर इतिहास के ठंडे तथ्यों और हमारी अमर लोक कथाओं के बीच एक बहुत गहरा अंतर है। सम्राट के अंत को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरिया हैं। पक्ष ए वो है जिस पर आज के ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं। उन्हें बंदी बनाकर अजमेर ले जाया गया, कुछ समय के लिए एक पपेट रूलर की तरह रखा गया और बाद में साजिश के शक में मार दिया गया। लेकिन पक्ष बी, जो 16वीं सदी के महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पर टिका है, वो एक बहुत ही अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताता है। उसके मुताबिक उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहां गर्म लोहे की सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। उसी लेजेंड के मुताबिक उनके राजकवि चंदबरदाई भी गजनी पहुंच गए। वहां उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की उस शब्दभेदी बाढ़ कला को देखने के लिए उकसाया। दरबार लगा और कवि चंदबरदाई ने ये मशहूर दोहा पढ़ा, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूका चौहान। इस पोएटिक इंस्ट्रक्शन के जरिए उन्होंने अंधे पृथ्वीराज को गौरी की बिल्कुल सटीक दूरी और दिशा बता दी। तीर सीधा गौरी के सीने में जा लगा और उसके बाद दुश्मनों के हाथ लगने से पहले ही पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे को खत्म कर लिया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इतिहास और लोक कथाएं आपस में टकराती हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस ये साफ बताते हैं कि मोहम्मद गौरी 1206 तक जिंदा था, मतलब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 14 साल बाद तक। तो रासो की वो बदला लेने की कहानी फैक्चुअली तो सटीक नहीं बैठती, लेकिन इतिहासकार भी ये मानते हैं कि भले ही ये घटना सच ना हो, पर ये कहानी आज भी टूटे हुए गर्व, कभी ना झुकने वाले सम्मान और अदम्य साहस के एक बहुत ही पावरफुल सिंबल के तौर पर जिंदा है। इस एक महान योद्धा के पतन का ऐतिहासिक रिजल्ट बहुत भारी पड़ा। अजमेर में पृथ्वीराज के नाबालिग बेटे को एक कठपुतली शासक बना दिया गया। उनके भाई हरिराज ने बगावत तो की, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे कुचल दिया और फिर ऐबक ने अजमेर और दिल्ली पर पूरा कब्जा कर लिया। हाँ, वही दिल्ली जहां आज कुतुब मीनार खड़ी है। तराइन की उस एक हार ने हमारे स्थानीय राजवंशों को बिखेर कर रख दिया और भारत में सदियों लंबे मुस्लिम शासन और दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी।
इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, क्या सच्ची ऐतिहासिक महानता हमेशा उन उसूलों पर टिके रहने में है, भले ही वो उसूल एक पूरे साम्राज्य के खात्मे का कारण बन जाए? पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल देती है। उनका साहस बेमिसाल था और उनके उसूल पत्थर की लकीर थे, लेकिन उन्हीं उसूलों ने उन्हें पतन की ओर धकेल दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका इतिहास हमेशा हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि युद्ध के मैदान में आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच वो सही लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।